तो कैपिटल कम हो रहा है, लेबर इंक्रीज कर रहा है। अगर आप डी से ई पे आए तो क्या होगा, कैपिटल पहले से ज्यादा होगा या कम? पहले से और कम हो जाएगा, क्योंकि आप ग्रेजुअली क्या कर रहे हो, ऊपर से जब आप नीचे शिफ्ट हो रहे हो तो एक्स एक्सिस की कमोडिटी आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो एक्स एक्सिस आपका लेबर इंटेंसिव है। तो मतलब आप अगर क्लोथ्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो आपको श्रम की इकाई बढ़ानी पड़ेगी। आप श्रम की इकाई बढ़ा रहे हो तो कैपिटल की इकाई कम होगी। तो मतलब जब आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पे जाते हो तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है रिसोर्सेस का। कैसे रूपांतरण हो रहा है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल टू लेबर। इस स्पेसिफिक एग्जांपल पे हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल टू लेबर में रूपांतरण कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कह रहे हैं, या फिर रूपांतरण वक्र भी बोलते हैं, क्योंकि इस कर्व में हम क्या देखते हैं कि हम जब अलग अलग पॉइंट्स पर स्विच करते हैं तो जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी यूज में रूपांतरण आता है, उसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज को। सी से डी जाने पे कैपिटल पहले से कम यूज हो रही है, हम क्या ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लेबर को। फिर हम सी से डी पे जा रहे हैं, डी से ई पे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल को लगातार सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लेबर से। तो इसलिए इस कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कह रहे हैं या रूपांतरण वक्र कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं या फिर रूपांतरण करते हैं कैपिटल और लेबर के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। अगर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर मैं बोलूं या अवसर लागत बोलूं, तो अवसर लागत की डेफिनेशन क्या होती है कि in order to increase the production or consumption of one commodity you have to sacrifice the consumption of another commodity। कि अगर आपको किसी भी एक इकाई का उपभोग या फिर प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ाना होता है तो आपको किसी एक इकाई को कम करना पड़ेगा। जैसे आप जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ते थे तो आप ये चीज देखते थे कि अगर आपने यहाँ पर y गुड को लिया है, यहाँ पर x गुड को लिया है, आप कह रहे हो कि आपको अगर इंक्रीज करना है, जैसे सपोज आप मान लीजिए ये आपका यहाँ पर पिज्जा है, ये आपका बर्गर है, ठीक। आप देखते थे कि आप कह रहे हो कि इंडिफरेंस कर्व आप बना रहे हो पिज्जा और बर्गर के लिए, तो आपको पता है कि अगर आपको ज्यादा मन है बर्गर खाने का, ठीक, आप इनिशियली ए पॉइंट पे हो, अगर आपको बर्गर का कंजम्पशन बढ़ाना है, आपकी एपेटाइट फिक्स है, आपकी भूख फिक्स है, तो आपको पिज्जा का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तभी आप बर्गर का कंजम्पशन इंक्रीज कर सकते हो। ठीक, इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व के कंटेक्स्ट में आप क्या कहते थे इसको, कुछ टेक्निकल टर्म होता है इसका? पीपीसी तो अभी तक हम पढ़ रहे थे। इंडिफरेंस कर्व में किसी एक कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए सैक्रिफाइस किया हुआ जो अमाउंट होता है वाई कमोडिटी का, उसको हम कुछ टेक्निकल टर्म बोलते थे। उस टर्म को बताइए क्या कहते हैं। सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने। किसी को तो याद होगा एटलीस्ट। मैंने ही पढ़ाया है आप लोगों को ये टॉपिक, इसलिए मुझे ये तो पता है कि पढ़ाया तो गया है आपको। जितने टॉपिक आप लोगों ने पढ़े सब नाम लिखते जा रहे हैं, लेकिन करेक्ट नाम कोई नहीं लिख रहा। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट अभी भी एक एक चीज मिसिंग है, दैट इज MRS। सुना है आपने, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब एकदम बेसिक बेसिक चीजें होती है, इसको दिमाग से आपको निकालना ही नहीं है। जैसे आपने बचपन में इंग्लिश में पढ़ लिया ABCD अल्फाबेट्स आपने पढ़ लिए, A to Z आपको याद हो गया, वैसे ही ये आपका इकोनॉमिक्स का ABCD होता है। ये सब चीजें आपने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ ली है, ये लाइफ लॉन्ग जब जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब तक आपके दिमाग में बिना सोचे आनी चाहिए कि ये चीज क्या है। तो इंडिफरेंस कर्व का जो आपका स्लोप होता है, वन लाइन क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव में, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अनधिमान वक्र के ढाल को क्या कहते हैं, दैट इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है कि जब आप एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए
y कमोडिटी के अमाउंट का सैक्रिफाइस करते हो। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, सी पॉइंट पे, ए पॉइंट से अगर आप सी पे आ रहे हो तो बर्गर अगर आप पहले 2 क्वांटिटी खा रहे थे, अब आपको 5 क्वांटिटी खानी है। पिज्जा पहले सपोज 4 खा रहे थे, अब आप क्या करोगे, 2 खाओगे। मतलब आप क्या कह रहे हैं, बर्गर की क्वांटिटी 3 क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, 2 से 5 करने के लिए पिज्जा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, 4 से आप 2 पे आ रहे हो। तो इस कंसेप्ट को आप क्या कहेंगे, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसी, ये तो आपका डिमांड साइड का था, ठीक। जब आपने आइसोक्वेंट पढ़ा था, अभी भी टॉपिक चल रहा है इसीलिए मैं आपको याद दिला दे रही हूँ। जब आप आइसोक्वेंट्स पढ़ते थे प्रोडक्शन साइड का, तो वो आपको क्या दिखाता था, सेम आपका ऐसे ही कर्व होता था, ठीक है। आपका नेगेटिव स्लोप का ऐसे ही कर्व होता था, वो भी यहाँ पर कैपिटल होता था, यहाँ पे लेबर होता था। तो आइसोक्वेंट क्या दिखाता था कि किसी कमोडिटी में कितना कैपिटल लगा है, कितना लेबर लगा है, उसके रेशियो को हम आइसोक्वेंट्स बोलते हैं। तो आइसोक्वेंट आपको क्या दिखाता है, जब आप आइसोक्वेंट के स्लोप की बात करते हैं तो उसको हम कहते थे MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यहाँ पे बस टी ऐड होता है, यहाँ पे टी नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड MRS, स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इज कॉल्ड MRTS। दोनों में डिफरेंस है। MRS आपका अनधिमान वक्र का ढाल है, MRTS आपका आइसोक्वेंट का ढाल है। यहाँ आप क्या कह रहे हैं, x का उपभोग बढ़ाने के लिए y की त्याग की गई मात्रा, y के उपभोग की त्याग की गई मात्रा MRS कहला रहा है। MRTS क्या कहला रहा है कि किसी कमोडिटी में लेबर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए कैपिटल का जितना अमाउंट आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसको हम MRTS बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो अगर जनरली हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें कि अवसर लागत क्या होती है आपकी, कि किसी भी जो बेस्ट ऑप्शन होता है या कोई ऑप्शन को कोई अगर त्याग कर रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। जैसे आपको कहीं जाना होता है, आप रिक्शे वाले से पूछते हो कि भैया आप अगर यूनिवर्सिटी पे खड़े हो, आप उससे कह रहे हो कि बैंक रोड तक तो छोड़ दो, कई बार रिक्शे वाले मना कर देते हैं, ठीक है। क्यों उनको मना करेंगे, आप उनको चाहे हायर से हायर पेमेंट देने को भी तैयार हो, वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहता है, कुछ उनके पास अलग प्लान होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उनको 2 सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन को त्याग करना पड़ता है, भले ही दोनों सिचुएशन क्या हो उसके लिए बेटर क्यों ना हो, दोनों में ही उसको फायदा क्यों ना हो, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही चूज करना है। जैसे अभी आप लोग मान लीजिए 3rd ईयर के बाद एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका पीसीएस भी क्लियर हो रहा है, आपका बैंकिंग की जॉब भी क्लियर हो रही है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो आप क्या करोगे, किसी एक को ही चूज करोगे। एट अ टाइम आप एक ही जॉब में रह सकते हो। तो अगर आपके पास एक ऑप्शन में बैंकिंग भी है, एक में आपका पीसीएस है या एसएससी है, कोई भी पेपर है अगर आपका सेम लेवल का, तो आपको किसी एक को चूज करना है। तो जिसको आप छोड़ रहे हो वो क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है, जिसको आपने चूज किया है उसकी। मतलब कि अगर आप पीसीएस वाली जॉब को चूज कर रहे हो तो पीसीएस की जॉब को लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जो आपने बैंकिंग की जॉब छोड़ी है वो, ठीक। तो अवसर लागत क्या है, किसी एक अपॉर्चुनिटी को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम क्या कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जो आपने फॉरगो किया है, जो आपने त्याग किया है, जो आपने सैक्रिफाइस किया है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। क्लियर है ये बात।